नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। लखनऊ में संचारी रोग अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि थर्ड वेव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और सीएम योगी ने यह भी अपील की कि जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाता रहे। मामले आ सकते हैं, अभी से इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए मामले हैं, वो जेईएस से जुड़े हुए मामले होंगे या मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जिससे भी जुड़े हुए मामले होंगे, डायरिया से भी जुड़े हुए मामले आ सकते हैं। अभी से सतर्कता बरतते हुए हर एक जनपद में अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को एक तो आगे बढ़ा लें। दूसरा, हम लोग इस बात को नोट करें, सर्विलांस जितना आपका मजबूत होगा, आपने जैसे इंसेफ्लाइटिस में 108 की 75% एम्बुलेंस डेडिकेट कर दी थी कोविड-19 के लिए, वैसे ही आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि 102 बच्चे और महिलाओं के लिए उपयोग हों और हर एक जगह इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितनी जल्दी ये जो डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम 25 से प्रारंभ हो रहा है, बच्चों के लिए मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था हो रही है। सभी प्रभारी माननीय मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए, जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के साथ संवाद बनाते हुए हर एक विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हो और ये मेडिसिन किट घर घर पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की जाए। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप योगदान दिलवा दें। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है, अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें। सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी तैयार की थी। एक, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग हम लोग याद करिए मार्च 2020 से निरंतर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जगह जगह कूड़ा दिखता है। हमें लोगों की आदत का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल, जहां पे पाइप पेयजल की स्कीम है, अच्छी बात है, नहीं है तो लोगों को वहां पर जो जल है उसको उबाल करके पीने के लिए अगर हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए जागरूकता का अभियान चला सकेंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पे ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। इसके लिए अभियान, इस अभिभावक स्पेशल बूथ बनाना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर तैयार हों। और मेडिसिन किट 26 जून से वितरण होंगे। इस पर हम अभी से अपनी तैयारी और अपने कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ जाने चाहिए, इसको हम लोग देख लें। एक जो कार्यक्रम होगा वह है कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम 4.5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं और इस 4.5 लाख वैक्सीन के कार्यक्रम को हम 21 जून के बाद से 6 लाख प्रतिदिन करने जा रहे हैं। और जुलाई प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ ना पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सिचुएशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में। इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना।
हमारा प्रयास होना चाहिए नेगेटिव में चला जाए। एक वायल जो होता है 10 डोजेज जिसमें होते हैं, उसमें 11 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन क्वालिटी में के साथ कोई कंप्रोमाइज न हो। कुछ जगह शिकायतें मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको जो वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभाई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था। ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए, इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसीलिए हमने कहा था कि नर्सिंग की जीएनएम 3rd ईयर और 4th ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, बीएससी 3rd ईयर और 4th ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी, उनकी भी ट्रेनिंग ले करके उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सफलता लगातार मिल रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2,73,426 सैंपल टेस्ट किए गए, जबकि 294 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 592 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.1% रही, जबकि रिकवरी रेट 98.4% हो चुकी है। प्रदेश में वर्षा के बारे में और बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम हो रहा है। आज 294 ही मामले आए हैं और ये पूरा जो प्रगति है, ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व निर्देशन में नीति एक बनाई है और उस नीति पर जो कि 3T पे आधारित है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो 3T वाली जो नीति है, उसके साथ साथ जो 2 और उसके नए अभिनव प्रयोग जोड़े गए हैं, वो है कोरोना आंशिक कर्फ्यू और निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर संक्रमण से या लक्षणों से जो जिन्होंने लक्षण हैं उन व्यक्तियों को ढूंढना। प्रदेश में ट्रेसिंग का जो एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसमें कि पिछले 1 वर्ष से लगातार टीमें हमारी जो है वो घर घर जा रही हैं, गांव-गांव जा रही थी और संक्रमण से लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाश करके उनका टेस्ट करा रहे थे। लगभग 17.5 करोड़, 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17.5 करोड़ की जनसंख्या तक हमारी टीमें पहुंची और 5 मई से ये विशेष अभियान 97,000 गाँव में 80,000 टीमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक एक घर की जो है उसमें लक्षण युक्त यदि कोई व्यक्ति है तो उसे समय से पहचान करके उसका इलाज भी कराया जाए, उनको मेडिकल सुविधा भी दी जाए और साथ साथ संक्रमण को आगे फैलने से रोका भी जाए। 31 मार्च के बाद से टेस्ट जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भी बहुत तेजी से किया गया और लगभग 65% टेस्ट जो कुल हो रहे थे वो टेस्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हुए। तो ये पूरा जो व्यवस्था थी, इससे शहरी क्षेत्रों में पहले से जो है घर घर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में एक लक्षित तरीके से 5 मई के बाद भी चलाया गया। तो ये पूरा जो अभिनव प्रयोग हुआ, जिसका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी तारीफ की, प्रशंसा की और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इन टीमों के साथ साथ उनकी टीमें भी लगभग 10,000 वो गाँव में गई। तो ये जो पूरा एक अभियान चलाया गया ट्रेस करके फिर टेस्ट करने का, और ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, टेस्टिंग की क्षमता है, वो निरंतर बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 294 मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 592 है। इस प्रकार 30 अप्रैल के बाद से निरंतर 50 दिन से हम देख रहे हैं कि एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है, किंतु कुछ राज्यों में काफी बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले आ रहे हैं, इसलिए सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 4,957 हो गई है, अर्थात अब यह संख्या 5,000 से भी कम हो गई है और पिछली बार यह स्तर 24 मार्च 2021 को था। तो लगभग हम 3 महीने पुराने स्तर पर अब हम वापस पहुंच गए हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात
77,050 लोग बिल्कुल संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 98.4% चल रहा है। पोर्टल पर विगत 24 घंटों में 51 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और विगत 24 घंटों में प्रदेश में 2,73,426 कोविड जांचें की गई हैं। दैनिक पॉजिटिविटी रेट अभी भी 0.1% के निचले स्तर पर चल रही है और कुल मिलाकर प्रदेश में अब 5.5 करोड़ से अधिक जांचें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश 5.5 करोड़ से अधिक जांच करने वाला पहला राज्य बन गया है। कुल जांचें जो हुई उनकी संख्या 5,50,05,15 और पूरे महामारी के काल की पॉजिटिविटी रेट आज तक हमारी 3.1% रही है। वैश्विक महामारी कोविड की तीसरी लहर से निपटने को लेकर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को जहां सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए, तो वहीं बीजेपी के प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कमर कस ली है। अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को दिक्कतें ना हो, इसको लेकर उन्होंने सिंगापुर से 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए। इसमें 10 कंसंट्रेटर को लखनऊ में रेलवे और कैंटोनमेंट चिकित्सालय के लिए भेजा गया है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि प्रयागराज के करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्होंने गोद लिया है, जिसे और सुविधायुक्त बनाए जाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो पूरा देश हिल गया और जितना भी प्रबंधन हम लोगों ने किया था वो नाकाफ़ी हुआ। तभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आह्वान हुआ कि समाज के सभी लोग जुटें और मजबूत करें स्वास्थ्य केंद्रों को। हम जनप्रतिनिधियों को विशेष कर कहा गया। तो मेरे संबंधी हैं, मेरे लोग हैं सिंगापुर में भारतीय, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सिंगापुर से आप लोग कुछ व्यवस्था करिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ से भारतवर्ष के लिए बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ के नागरिकों ने भेजे, जिनमें से 19 कॉन्सेंट्रेटर्स मुझे प्रयागराज के लिए मिले हैं और इनमें 15 लीटर, 10 लीटर और 7.5 लीटर की कैपेसिटी के हैं। और मैं इनको सारी 10 अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जमुना पार के, जिसमें से 2 कोविड हॉस्पिटल हैं, पीकू भी बन रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत मिर्जापुर के मसारी गांव में निर्माणाधीन पानी टंकी बाउंड्री वॉल का जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ईंट की क्वालिटी सुधारने के साथ ही प्रयुक्त सीमेंट बालू का लैब में परीक्षण कराने का निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने जमीन खुदवाकर नींव की गहराई भी चेक की। बता दें कि जिले के 4 विकास खंडों कोन, मझवा, सिटी और सीखड़ में 98 पानी टंकी, बाउंड्री वॉल और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें से 91 बाउंड्री वॉल और 24 पानी टंकी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। सभी 98 टंकियों का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा होना है। देखिए, जल जीवन मिशन के कार्य हैं और ये एजेंसियां नामित है इनको कर रही है और इसमें प्रत्येक घर तक जो है वो हमको नल से जोड़ना है, यानी हर घर को टैप्ड वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे उसके लिए एक 200 KL की टंकी बना रहे हैं और उसकी बाउंड्री बना रहे हैं। उसकी क्वालिटी मैंने चेक करी है और इनको मैंने जो अभी निर्देश दिए हैं, एक तो ईंटें हैं उनकी क्वालिटी सुधारने का निर्देश दिया है, दूसरा जो ये सीमेंट वगैरह और जो उसमें बाल वगैरह मिला करके कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग के लिए मैं प्रयोगशाला से कराने के लिए बोला है। वहीं बागपत में 7 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। गुड़ व्यापारी ने बाइक सवार 3 बदमाशों पर लूट करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद एडिशनल एसपी और एसपी मौके पर पहुंचे और लूट की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि लूट की कई पुलिस टीम पड़ताल कर रही है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। बदमाश व्यापारी की बाइक तक लूट ले गए और फिलहाल दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस बदमाशों की तलाश में भी जुटी हुई है।
धीर सिंह निवासी शोभापुर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है कि वो अपने गांव शोभापुर जा रहे थे, तो देवास पब्लिक स्कूल के पास उनसे 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कुछ पैसे और इनकी मोटरसाइकिल छीन ली है। कितने पैसे हैं? धीर सिंह ने बताया है कि इनके 7.5 लाख रुपए हैं। तो कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये रोशनगढ़ से लेके आ रहे थे और अपने घर शोभापुर जा रहे थे। वहीं सहारनपुर की गंगोह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तकरीबन 50 लाख रुपए के अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब आधा किलो स्मैक भी बरामद की गई है। तो पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। 50 लाख के अवैध स्मैक बरामद की गई है और मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये जो सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ये नशे के ऊपर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी में हमारे गंगोह पुलिस द्वारा एक पुराने मुकदमे में हमारे अभियुक्त जो बाड़ी माजरा का एक अभियुक्त था इरफान और उसका एक साथी बाबर कल ये बाड़ी माजरा से पकड़े गए हैं और इनके पास करीब 50 लाख की स्मैक बरामद हुई है, 500 ग्राम आधी किलो, और इनके पास से एक और भी कुछ 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और एक इलेक्ट्रॉनिक वे जिससे ये करते हैं उसकी मशीन जो मिली है इनके पास है। तो ये इसमें कारोबार करते थे। इसमें ये बड़ी सफलता है जिसमें सीओ जो हैं, सीओ गंगोह, इनका कुशल नेतृत्व रहा है और थानाध्यक्ष हमारे जो थानाध्यक्ष गंगोह हैं उनके द्वारा इसमें सफल कार्य करते हुए, कुशल कार्य करते हुए ये बड़ी सफलता हासिल की है। कानपुर में मासूम बच्चों से भीख मंगवाने वाले ठेकेदार या उनके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। पुलिस की AHTU शाखा ने 7 बच्चों को इस काम से मुक्त कराया है और गैंग के चंगुल से बचाया है। इस धंधे का संचालन करने वालों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेगी। सभी बचाए गए बच्चों को सरकारी गृह में रखा जाएगा और उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया जाएगा। तो बच्चों से भीख मंगवाने वालों पर पुलिस सख्त हुई है। पुलिस ने 7 बच्चों को मुक्त कराया है। बच्चों को सरकारी गृह में रखा जाएगा। कानपुर नगर पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। ऐसे बच्चे जिनको सड़क पर लगाया जाता है भीख मांगने के लिए, उनको बचाने का, और इसमें आज और कार्रवाई करते हुए ऐसे 7 और बच्चों को रिकवर किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो एक थाना सरकार ने बनाया है वो इसमें कार्रवाई कर रहा है। इन बच्चों को रिकवर करके सुरक्षित सरकारी गृह में रखा जाएगा और उनको पढ़ाई लिखाई का उनका प्रबंध किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ठेकेदार किस्म के लोग हैं जो इन बच्चों को इस काम में लगा रहे हैं, और कई ऐसे अभिभावक भी हैं जो इसमें मिले हुए हैं और थोड़े से पैसे के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर चंदौली से है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते नवीन मंडी में जलभराव हुआ और इसमें बड़ी संख्या में किसानों की सब्जियां भी बर्बाद हो गई, जिन्हें अपनी सब्जियां खुले में फेंकनी पड़ी हैं। गुस्साए किसानों का कहना है कि उनको उचित सुविधाएं नहीं दी जा रही, उनसे शुल्क लिया जाता है और उनके सामान बर्बाद होते हैं। देखिए, इसके लिए टी शर्ट बना हुआ है किसानों को अपना माल बेचने के लिए। व्यापारी जो हैं उसको बेच के अपना बेचते हैं, उनके लिए दिया गया पूरा सेट एक व्यापारियों के लिए दिया गया है। किसानों की सुविधा हेतु जो किसान आएंगे अपना सेट पे ही अपना माल रख के अपने बेचेंगे, किया गया है। बाकी क्या रहा जल भराव का, तो उसके लिए नाली बन रही है और प्रस्ताव गया हुआ था, पूरा रोड बन रहा है, गिट्टी वगैरह पड़ गई है, बरसात की वजह से काम रुका हुआ है। आगे इसका काम जल्दी से कराया जाएगा। इसको किसानों का आरोप है कि यहाँ किसान और ग्राहक ज़्यादा संख्या में आते हैं, ट्रेन से देख रहे हैं, इस वजह से उनको बाहर रखना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका नुकसान हुआ है। तो भाई जो जितनी जगह है उसी में किया जा रहा है।
वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को कानपुर देहात पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यस्थल का दौरा किया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यूपी के राज्यपाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर देहात पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव परौख में देवी मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा, मिलन केंद्र और स्कूल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गांव में एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। मैनपुरी के हिम्मतपुर गांव में दो भाइयों के विवाद में गोली चल गई, जिसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई। घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। एक किसने में एक कल शाम को सूचना मिली थी, जिस रिपोर्ट मौके पर रवाना भी हुआ है। सारे अधिकारी भी पहुंचे थे मौके पर। उपदेश रमनेश करके दो भाई हैं, जो सगे भाई हैं। दोनों के बीच में उपदेश शराबी पड़स का है, शराब पी करके आया था और दोनों भाइयों के बीच में कुछ विवाद हो रहा था। विवाद काफ़ी देर तक चला। विवाद में ही गोली चली और गोली जो है रमनेश के सर में लगी है और कैसे गोली चली अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो इस बिंदु पर हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। रायबरेली में मुख्तार अंसारी का गुर्गा बताकर व्यापारी से 2 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़ित ने बीते दिन आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने धमकी देकर 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी हैं, जिन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक धमकी मिली थी, जिसमें कि इनको ये कहा गया था कि जो धमकी देने वाले हैं वो लोग मुख्तार अंसारी के आदमी हैं और 2 लाख रुपए उनको दिए जाएं, अन्यथा ये गोली चलवा देंगे और इनके बेटे की हत्या कर देंगे। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 24 घंटे के भीतर उस अभियुक्त को, जिसने की ये धमकी दी थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। औरैया में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में बाइक अनियंत्रित होकर घुस गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के फलैत गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी का अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दूसरा शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। मौके से आपको बता दें कि 10 लीटर कच्ची शराब और एक बाइक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।